आज तुमने याद क्यों नहीं दिलाया हमें? कूलम्ब्स के अपोजिट, ठीक है। जब कूलम्ब्स के अपोजिट बात करते तो याद समझ लो भाई मेरी बात। तो लाइक क्या होता है? रिपेल होता है ना। तो लाइक डायरेक्शन जब हम लोग कर देंगे तो रिपेल की जगह अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये बस रट्टा मार दिखा रहे, अब इसका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देंगे। और जब अनलाइक डायरेक्शन कर दें तो अनलाइक में कूलम्ब्स क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना। लेकिन ये यहां पे रेपेल करेगा। ये क्या करेगा? समझ में आई बात? तो जब तुमसे अनलाइक डायरेक्शन में करंट फ्लो होते हो तो ठीक कूलम्ब्स के अपोजिट काम करोगे। ठीक है, जब अनलाइक डायरेक्शन में होते हो तो ठीक उल्टा काम करेंगे कूलम्ब्स के। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी अब हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि तुम लोग को ना समझ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सब समझ में आ जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलो मेरे कुछ सवाल है, उसके जवाब देते रहना, ठीक है। हाँ, ये वाली तार अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगी वो इस तरफ अंदर को बनाएगी कि बाहर को बनाएगी? अंदर को। है अंदर को। अंदर। यानी कि इसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हरे रंग वाली, वो इस दिशा में अंदर को बनेगी। और इस वाली तार के लिए इस दिशा में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यानी काले रंग की, वो अंदर को बनेगी कि बाहर को? बाहर को। इस तार के कारण इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पाम रूल से किधर को बन रही है? बाहर को। तो ये काला है, तो काला के काला तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो बाहर को बन रही है। ठीक है, डाउट? अब इसमें देखो, इसमें फादर मदर चाइल्ड कर लो। तो मदर ये हो गई, सॉरी मदर ये हो गया, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड। चाइल्ड ये हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट लाई कर रहा है। तो इसमें फोर्स पता लगा लेते हैं। तो ये रहा कौन मेरा? फादर। फादर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो या डीएल क्रॉस बी लगा, अरे वी क्रॉस बी कर लो या डीएल क्रॉस बी कर लो, कुछ भी कर लो। तो डीएल क्रॉस बी कर लेते हैं। तो ये रहा डीएल, अब बी अंदर को गया, डीएल क्रॉस बी। या फादर मदर चाइल्ड निकाल लो लेफ्ट हैंड रूल से, फोर्स पता लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड ये। तो किधर आ रहा है 2 पे फोर्स का डायरेक्शन बेटा, जल्दी बताओ। 2 पे डायरेक्शन किधर आ रहा है? फोर्स ऑन 2 एक लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, एब्सोल्युटली राइट। तो दिस इज फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही भाई? कोई डाउट किसी को? समझ में आई बात? आप देख सकते हैं इधर को, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया और ये अंदर को 90 डिग्री हो गया। मेरा कौन हो गया? माइनस जेड। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड। तो वाई पे मेरा कौन है भाई? वाई पे मेरा डीएल है, वाई पे मेरा डीएल है। और माइनस जेड पे कौन है भाई? माइनस जेड पे मेरा बी है। ठीक है, तो हमें किधर जाना है? डीएल क्रॉस बी। तो डीएल क्रॉस बी एक्स आता है, लेकिन ये माइनस है तो ये किधर को आ जाएगा? माइनस एक्स को। तो माइनस एक्स कहीं इसी दिशा में आता है। समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर है? एफ का दिशा किधर को होता है? एफ का दिशा किधर को होता है? एफ डायरेक्शन टुवर्ड्स डीएल क्रॉस बी। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? पुट आउट। अब इसके लिए चर्चा कर लेते हैं। तो ये हो गया करंट, और इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड कौन होगा?
हरा वाला कि काला वाला? जल्दी बोलो। हेलो। इस करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन होगा जिसमें वो लाई कर रहा है? ये करंट किस मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है? I2 के। इसके मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है हाँ। ना? तो इसमें भी देख लेते वी क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी। तो डीएल क्रॉस बी इसका किधर आ रहा है देख सकते हो। डीएल क्रॉस बी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा लो, या फिर सॉरी राइट हैंड थंब रूल लगा लो, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो। तीनों से यही आएगा। ये F12 हो गया। दिखा कुछ? हेलो। कि एक ही हाँ। दिशा में जब दोनों में करंट फ्लो कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन, फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव। यानी लाइट डायरेक्शन में ये क्या हो गया? अट्रैक्टिव हो गया। जल्दी नोट कर लो इसको। इसको भी कर देते हैं सॉल्व। क्या करना है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका अगर हम बात करें डीएल डायरेक्शन, तो डीएल डायरेक्शन इसका किधर को है? वाई को। और अगर इसके लिए बी की बात करें तो इसका बी किधर को है? जेड को, है ना? तो डीएल क्रॉस बी जो आ रहेगा वो किधर को आएगा? वो आएगा एक्स को। डीएल क्रॉस बी किधर को आएगा? एक्स को। इधर डीएल क्रॉस बी किधर को आया था? माइनस एक्स को। नहीं समझ में आई बात? इस केस के लिए, इस केस आगे बढ़ा जाए बेटा। हेलो। हाँ। सबका हो गया? हाँ। हाँ। चलो। तो आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा, हम भी आलसी हैं, तुम लोग को पता ही है। तो हम नया फोटो नहीं बनाते, इसी पे अपना जुगाड़ बनाते हैं। साफ करो इसको, क्या करना है। और तुम लोग खुद से वेरीफाई कर लेना तो कहना आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ जाएंगे। खास नहीं है। हाँ भाई। अब क्या हम करने जा रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ I2 का दिशा बदल दे रहे हैं। यानी कि दोनों तारों में करंट जो है वो एक दिशा में नहीं, विपरीत दिशाओं में फ्लो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका करंट का डायरेक्शन अब किधर को हो गया? जो ऊपर की जगह था उसकी जगह ये हो गया नीचे को। ठीक है। अब फोर्स का नेचर आप लोग वेरीफाई करें। आंसर आएगा रिपल्सिव। इसका इधर भागेगा, इसका इधर भागेगा। चलिए करिए आप लोग खुद से। खुद से करिए, तब आगे बढ़ते हैं। हो गया। आ गया रिपल्सिव? हाँ। सबका आ गया बेटा? एवरीबॉडी गॉट इट? सबने पा लिया बेटा? हाँ सर आ गए। रिपल्सिव नेचर दिख गया? हाँ सर। चलो ठीक।
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर यही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा 1 एम्पियर का, याद रखना। अंग्रेजी में खूब बढ़िया शुद्ध शुद्ध लिखवा दे कि बता दे, तुम लोग खुद लिख लोगे? बोल भाई। लिखवा दो। वाह बेटा वाह, इसीलिए हमको गुस्सा आता है, तुम लोग सिर्फ मेरा शोषण करते हो, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। अरे यार कुछ अपना भी दिमाग लगाया करो। चलो बता दे रहे हैं, लिखो। व्हेन टू आइडेंटिकल वायर्स, अभी देखना बेटा, स्क्रीन पे लिख दे कि डिक्टेट कर दे? हेलो, बता दो सिर्फ। हाँ बता दो स्क्रीन सिर्फ। स्क्रीन पे लिख दो। वाह बेटा, तुम लोग हमें बस थकाना चाहते हो, कोई नहीं नहीं बात। नहीं, बता दो सिर्फ, बता दो। अच्छा लिखो, when two identical straight wire of infinite length, when two identical straight wires of infinite length carrying same current that is I. When two identical straight wires of infinite length carrying same current that is I placed at a distance of 1 meter in वैक्यूम। ठीक है, दो एक जैसे तार हों, दोनों कैसे हो? स्ट्रेट हों और इनफाइनाइट लेंथ के हों, और दोनों में एक ही करंट फ्लो करता हो, दैट इज आई, नॉट I1 एंड I2। दोनों में एक ही करंट फ्लो करता हो, दैट इज आई, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो? 1 मीटर। और दोनों कहां रखे गए हों? वैक्यूम में, यानी कि इनका सेपरेटिंग मीडियम वैक्यूम हो। ठीक है ना? इफ फोर्स experienced per unit length between wires, अगर फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ बिटवीन वायर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो जाए। ठीक है, कितनी हो जाए? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तब याद रखना, then the current is said to be of 1 ampere, sorry, 1। लिख लिया? When two identical straight wires of infinite length carrying same current that is I placed at a distance of 1 meter in vacuum, if force experienced per unit length between the wires is 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then the current is said to be of 1 ampere. This I is said to be of 1 ampere. Is it clear to everybody? Hello? Hello? तो मैं proceed it? सर एक मिनट। हो गया? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं।
ओए इसको हमने सोचा कि जरा टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। ये कहाँ हो रहा है? सबको क्या करें? ओए ये पूरा सेलेक्ट हो गई, इरेज नहीं हो पा रहा है यार। अगर हम उसको इरेज करना चाहें तो ये कैसे इरेज होगा? राइट क्लिक दबा। राइट क्लिक, सब सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके। इरेजर सेलेक्ट करके राइट क्लिक नहीं हो रहा है यार। दैट बाद में सीखा जाएगा, अभी टाइम नहीं, सब सिलेक्ट करो और फिर राइट क्लिक दबाओ। है। सब सिलेक्ट करो और राइट क्लिक दबाओ। पूरे को सेलेक्ट करके राइट क्लिक दबा दें। हाँ, चलो देख लेते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको जरा तुम लोग को लिख के समझा देते हैं। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन तुम लोग समझ गए होगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 1 एम्पियर की जब डेफिनेशन की बात आती है तो देखते हैं क्या करा जा सकता है। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। टाइम इज हाउ मच? चलो अच्छा खासा समय है अभी मेरे पास। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने कितना पा लिया था बेटा? फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने पा लिया था म्यू नॉट आई स्क्वेर अपॉन 2 पाई डी, है ना। तो कहता क्या है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 इंटू 10⁻⁻7 होनी चाहिए। और म्यू नॉट डॉट आई स्क्वेर अपॉन 2 पाई, और डी कितना है? 1 मीटर है। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू म्यू नॉट डॉट आई स्क्वेर, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? और -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो 4 पाई इंटू 10⁻7 वैल्यू किसकी हो गई? म्यू नॉट की। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी पाली? 1। तो आई की वैल्यू कितनी पाली? 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? एंड आउट, डू इट। क्या हुआ बेटा? जल्दी करिए, आप लोग बातचीत ना करिए। Nature of talking is injurious to health. कौन मोटरसाइकिल चला रहा है? मैं करो बेटा प्लीज। बस तुम लोग का गुड लक यही है कि तुम लोग नजरों के सामने नहीं है, नहीं तो अब तक बड़ी मार खा गए होते। आगे बढ़े बच्चों।
चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्स तो पढ़ लिया, अब टॉर्क की चर्चा करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉर्क। ठीक है, इरेज करें तब जाके। ना बेटा इस तरह सब बेकार आवाज ना किया करो, हम पिछले 2-4-5 मिनट से बोल रही है, गलत बात है। अब तुम लोग इसका फायदा ना उठाओगे, हम तो तुमको देख ही नहीं पा रहे, पीछ ही नहीं पाएंगे, सब पता लगा लेंगे। और जब पता लगा लेंगे तो बहुत मार मारेंगे। प्रथमेश सुधर जा, प्रथमेश तू कर रहे ना आवाज? नहीं झूठ बोल दिया? नहीं। याद रखना बेटा, गणपति की सीजन चल रही है, झूठ बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ एक नया टर्मिनोलॉजी, वो भी समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट को ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यानी कि देखो, ये इसका नाम 3 अक्षरों में है, तो कुछ लोग घबरा के इसको 2 ही अक्षर में बोल देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जैसे कि ये उसका नाम हो गया, ये उसके बाप का नाम हो गया, और ये उसका खानदान का नाम हो गया, सरनेम। ऐसे ही तुम लोग भी अपना नाम लिखते हो ना बेटा, योर नेम, देन आफ्टर योर फादर्स नेम, देन योर सरनेम। तो ठीक उसी तरह, लेकिन शॉर्ट में बचने के लिए आदमी 2 ही नाम बोलता है, तुम्हारा नाम और तुम्हारा सरनेम। लेकिन अंडरस्टूड है कि फादर्स नेम इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इन दिन सेम मैनर, या तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलो या तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो, बोथ द हैव सेम सेंस। व्हाट इज दैट? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी 2 होंगे, याद रखना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक तो मैग्नेट के कारण, और एक करंट लूप के कारण। तो हमें अभी तात्कालिक किसे पढ़ना है बताओ? करंट लूप। करंट लूप के कारण हमें इसे अभी नहीं पढ़ना है, याद रखना। मैग्नेटिक का मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ा जाएगा। तो करंट लूप के कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बाद में देखा जाए, पहले करंट के कारण देख लीजिए, करंट लूप के कारण। तो मैग्नेटिक मोमेंट एम, कुछ किताबों में एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल, किसी में कैपिटल, हार्डली मैटर, इज इक्वल टू NIA। कितना होता है? NIA। जहां सबका मतलब समझ लेते हैं। M रिप्रेजेंट करता है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट को। I क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? करंट इन लूप। ठीक है, और A क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? A रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ लूप, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर का दिशा किधर होगा? तो इस वेक्टर का दिशा उधर को ही होगा जिधर को मेरा राइट हैंड थंब रूल होगा। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल। तो ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज, दिस वेरी थिंग इज योर डायरेक्शन ऑफ एम एंड दिस वेरी थिंग इज आई। बात समझ में आई? नोट कर लो। सर एन के एन नहीं लिखा है यार, पाठक, गलत बात है यार, एन तुमको बताना चाहिए था ना। मान लो हमने नहीं लिखा तो नंबर ऑफ टर्न्स है।
कोई डाउट? आगे बढ़े? कोई डाउट बेटा किसी को? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ा जाए बेटा। हाँ चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। कोई ना बोला क्या? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ना, और लिखना लिखना है। कौन सा? ये जो अभी डिलीट मारा? ये और हाँ हाँ। जो डिलीट मारा वो तो लिखे 20 मिनट से ऊपर हो गया यार। वो नहीं लिखे थे क्या? आगे ये बढ़े लिखना। हैं? आगे बढ़े बेटा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। तो मान लो कि ये ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया, ये लेंथ L हो गया, ये B हो गया, और इसमें करंट मान लो 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट M बनेगा, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? कुछ नहीं दिया है तो 1। तो मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो N I A, तो कितना हो गया? 5 L। नंबर ऑफ टर्न्स इसका कितना हो गया? 5 L। अरे नंबर ऑफ टर्न्स कर, मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना हो गया? 5। आपको इसका यूनिट पूछेगा तो N का कोई यूनिट नहीं, क्योंकि नंबर है, I का एम्पियर और A का मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट। कोई डाउट? अब अगर मान लो यहाँ पे ऐसे 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 इसको 12 ऐसे फेंटे मारे गए होंगे, 12 टर्न्स मारे गए होंगे, लेट्स अज्यूम ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाता? 12। तो ये हो जाता 12 इंटू 5 डॉट LV, तो कितना हो जाता? 60 LV। समझ में आई बात की नहीं? एम्पियर मीटर। कोई डाउट? क्लियर है? हेलो, समझ में आई बात बेटा? हाँ अब डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो डायरेक्शन जो है वही राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार करंट की दिशा में उंगलियों को घुमा दो, अंगूठा देख लो, तो तुम्हारा थंब किधर को आ रहा है? थंब किधर को आ रहा है भाई? बोलो, थंब किधर को आ रहा है? कोई बोल नहीं रहा है। बोले पायल, बहुत देर हो गया तेरे से बात किए हुए। पायल, अरे है कि गई? पायल है? पायल नहीं सुन पा रही है। बताओ प्रथमेश, तुम बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर को आएगा, अंदर को कि बाहर को? प्रथमेश, हेलो, कोई सुन पा रहे हो? इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर को आएगा? पाठक, अंदर को। पागल है क्या यार तू? यार पाठक दिल तोड़ दिया यार, अंदर वो कैसे आएगा? ये देख, राइट हैंड थंब रूल जानता है तू? राइट हैंड थंब रूल में करंट, तो राइट हैंड थंब रूल में अंगूठे को ऐसे फोल्ड कर ले, वीडियो ऑन कर लो। हैं? ये देख, ये ऐसे कर लो, तो तुम्हारे उंगलियों का कर्व उस दिशा में होनी चाहिए जिस दिशा में करंट घूम रहा है।
तो देख लो अंगूठा किधर आ रहा है। पाठक फिर से जरा एक बार दिमाग लगा के बोल बेटा। तो पाठक किधर को आ रहा है बोलो। बाहर को बाहर। बाहर को आ रहा है ना। हाँ। तो आंसर इसका होगा एम का दिशा बाहर। क्लियर है। अब मैग्नेटिक मोमेंट को जरा अब लोग हम वेक्टर के दिशा में भी समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना कैसे है। तो जब वेक्टर की दिशा में बात करेंगे तो ये थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बाकी पायल पायल हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं तेरे को। हाँ आ रहा है सर। तो पीछे क्यों नहीं बोली। ये देख बाहर को आ रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर को आ रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं। हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी डिलीट मारते हैं पहले। तो जब वेक्टर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये भी बड़ा अच्छा बढ़िया समझने वाली पॉइंट है। ये L है और ये B है ना। और इसमें करंट लेट अस अज्यूम I फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का M इज इक्वल टू N I। ठीक है। L क्रॉस B भी हो सकता है या N I B क्रॉस L भी हो सकता है। तो तुम लोग को हमने बताया था एक बहुत अच्छी बात कि A क्रॉस B, या तुम लोग पढ़े भी होगे कि मैथ्स में वेक्टर पढ़ा दिया गया बेटा। हेलो नहीं पढ़ाया गया तो पढ़ लोगे। ऐसे हमने तो पढ़ाया है A क्रॉस B विल नॉट बी इक्वल टू विल नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A। पढ़े हो ना। तो यहाँ तो L क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस L हो गया। ये कैसे पॉसिबल है। तो याद रखना कि L क्रॉस B B क्रॉस L पॉसिबल है क्योंकि इसमें एक ही B और एक ही L नहीं है, दो B हैं। एक B ये है और दो L है, एक L ये है। तो अगर इस B की बात करते हैं तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये B है, और अगर इस L की बात करते हैं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये है। तो L क्रॉस B इधर से अगर चलते तो ये B क्रॉस माइनस L हो जाएगा, तो घूम के वही डायरेक्शन आ जाएगा। बात नहीं समझी। तो इसको पहचानेंगे कैसे। तो याद रखना कि LB या BL आइदर LB और BL must be taken in order of current flow, must be taken in order of current flow। तो अगर इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 इसको भी मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं, और इसको B2 मान लेते हैं। तो मस्ट बी टेकन इन द ऑर्डर ऑफ करंट। तो ये क्या हो गया L1 B1, और ये क्या हो गया BL। तो ये क्या जगह B1 L2, या एक और हो सकता है, क्या हो सकता है NI, क्या हो सकता है L2 B2। L2 B2 मस्ट बी टेकन इन, या फिर तीसरा क्या हो सकता है जल्दी बोलो। B2 L1।
B2L1, शाबाश बेटा। चलो जल्दी करो। हो गया हो गया। हो गया बेटा, आगे बढ़ा जाए। आए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नोट कर लिया सबने? हेलो, नोट कर लिया सबने? अब बोल नहीं रहा है कोई, या हाँ बोलने में पैसा लगता है का तुम लोगों का? कर लिया। हाँ, यह हुई ना बात। ठीक, ये नहीं, ये देखना। नहीं बन पा रहा, ये भी नहीं हो रहा। अच्छा, हमको लगता है हैंडमेड ही बनाना पड़ेगा, या आज सीखेंगे तो हो जाएगा। चलो हैंडमेड ही बनाते हैं, क्या करना है। ठीक, बढ़िया बन गया, अच्छा बन गया। अरे हाँ, ठीक है। देखो, एक तारा है, मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 5 कुछ भी है, कोई इश्यू नहीं है। ये अगर z एक्सिस है तो x और y कौन होंगे रे बेटा?
x क्रॉस y इज इक्वल टू z, x और y तब ये हो जाएंगे। बात सुनाई कि नहीं? और इसमें आपको m का दिशा बताना है, ठीक। इसकी लंबाई जो है, लेंथ ऑफ द वायर हमने मान ली, लेट अस अज्यूम 3 मीटर ये, और चौड़ाई कितनी मान ली जाए? चौड़ाई मान ली जाए लेट अस अज्यूम 1 मीटर। तो 1 मीटर ये, 3 मीटर ये, 1 मीटर ये, 3 मीटर ये। डायरेक्शन ऑफ करंट मान लेते हैं ये, डायरेक्शन ऑफ करंट मान लिया ये, और यहां पे I इज इक्वल टू हमने मान लिया 2 एम्पियर। फिगर बना लो भाई, फिगर बना लो सब लोग भाई। हो गया? इस मार्जिन की कोई जरूरत नहीं है, हमने खींचा, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी एरिया में, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करी जाए। नाम दे देते हैं, तो नाम देने के बाद थोड़ा सा काम करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, और ये एंगल हमने मान लिया कि ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है फ्रॉम एक्स एक्सिस। लेट अस अज्यूम इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर वेक्टर ओपी की चर्चा तुमसे करी जाए, तो वेक्टर ओपी कितना होगा बेटा? 1 cos 30 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 sin 30 के कैप। ये किसको किसको नहीं समझ में आई बात? हाथ उठाए, रेज योर हैंड। मेरे सामने कुल 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हाथ उठा सकते हैं, 10 में से कोई भी जिनको ना समझ में आई हो ये बात। सबको क्लियर है? क्यों भाई? मिस्टर प्रथमेश, Yes, sir. इज इट क्लियर टू यू? एवरीबॉडी नाउ, अब हम बात करेंगे वेक्टर पी क्यू की। तो वेक्टर पी क्यू की अगर चर्चा करें तो वेक्टर पी क्यू कितना है? 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये कैसे हुआ? सबको समझ में आई बात कि नहीं आई? अब अगर हम क्यू आर की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं क्यू आर और ओपी एक ही है, बस फर्क क्या है कि दोनों की दिशा बदल गई है। दिख रहा है? ये ओपी इधर है और क्यू आर इधर है, दोनों एक ही है, बस दोनों के डायरेक्शन में चेंज आ गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी -1 cos 30 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 1 sin 30 के कैप। ठीक है? उसके बाद अगर आर की चर्चा कर ली जाए तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा रे बेटा? वेक्टर आर क्या हो जाएगा? 0 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। यहां तो कोई डाउट? अब कोई तुमसे पूछ दिया कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो तुम कहोगे ठीक है बताते, क्या करना है? मैग्नेटिक मोमेंट बताने में बहुत ज्यादा कुछ दिमाग थोड़ी लगाना है, एक छोटा सा काम तो करना है। वेक्टर फॉर्म में कोई पूछा, यहाँ पे तो 2 का काम बन ही जाएगा इतने में, है ना?
इतने में, और बाकी दो इधर आ जाएंगे। हुए? बाकी दो इधर आ जाएंगे। हाँ, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट m, नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ नहीं है, एक है I। अब यू मस्ट टेक L एंड B इन द ऑर्डर ऑफ करंट, तो लिख सकते हैं OP वेक्टर क्रॉस PQ वेक्टर, OP वेक्टर क्रॉस PQ वेक्टर। बात समझ कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है सबको कि नहीं आता है? क्या बेटा? आता है। आता है। अब इधर अगर बात करें तो PQ वेक्टर क्रॉस QR वेक्टर, या फिर इधर भी बात कर लेते हैं, जगह की कमी होगी इसलिए ये जगह बनाया था, QR वेक्टर क्रॉस RA वेक्टर, या फिर RO, या फिर RO वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर। ये बात में, ये चार तरीके से इसका आंसर निकाला जाता है, और हर तरीके में आंसर सेम होगा। नोट कर लो पाठक अंकल। हाँ सर। इज इट ट्रांसपेरेंट टू यू? सर मैं नहीं था, वो बीच में चला गया था कहाँ? सर, वो लाइट चली गई तो वाईफाई बंद पड़ गया था। कोई बात नहीं। हाँ। तो तुम कहाँ से नहीं थे? सर इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग सर। कोई इशू नहीं। ये एक तार है, ये देखो, ये कोऑर्डिनेट है, समझ में आ रहा है? हाँ। कोऑर्डिनेट पे ये हमने एक रेक्टेंगुलर लूप बना दिया, ठीक? ये रेक्टेंगुलर लूप है जो कि XZ प्लेन पे 30 डिग्री एंगल बनाता है। किससे? X से, ठीक है? और इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। तो इसमें कुल तार कितने तार हैं? 4 तार हैं। कौन कौन? OP, PQ, QR और R, ठीक है? इसमें कुल हमारे पास 4 तार। तो अगर कोई तुमको पूछेगा कि OP लेंथ को अगर वेक्टर के टर्म में लिखो तो OP लेंथ को क्या लिख सकते हो? तो OP की लंबाई कितनी है? ये कितनी है लंबाई? OP की लंबाई कॉस के टर्म में। नहीं, ये वाली लंबाई। हाँ, वो 1 मीटर। तो इतनी ही ये भी होगी ना, रेक्टेंगुलर वायर है तो। हाँ हाँ हाँ। है ना? तो ये हो गया 1 मीटर। तो थीटा का पड़ोसी कॉस होता है, हाँ तो 1 cos 30, हाँ। x की दिशा में I कैप। नहीं बस वही। और ये तो तुम्हारा y पे तो लाई कर ही नहीं रहा है, ये किस पे लाई कर रहा है? z पे। तो y इसकी क्या हो गई? 0। और z कितनी हो गई? जो थीटा का पड़ोसी नहीं है वो साइन हो जाएगा, तो 1 sin 30, ये हो गया k कैप। नहीं बात सही? क्लियर है? OP के बाद आते हैं किसकी तरफ? PQ के पास। तो PQ देखो, ये ना x पे है ना ये y पे, सॉरी z पे, ये y के पैरेलल है। PQ क्या है? y के पैरेलल। ये y एक्सिस के पैरेलल है PQ, देख रहा है कि नहीं? तो जब ये इसके पैरेलल है तो लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू x 0 और z भी 0, लेकिन y ये कितना यूनिट लंबा है? जितना ये लंबा है। ये कितना लंबा है? 3 मीटर। तो ये भी कितना हो गया? 3 मीटर। अब आ जाते हैं QR की तरफ। तो QR अगर देखा जाए तो QR बेसिकली है क्या? QR OP का जस्ट रिवर्स है। हाँ नहीं, हाँ। तो OP और QR एक ही है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है।
तो यही आंसर हो जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस कर दो। हाँ और जब एज पर एज द मैटर ऑफ आरओ इज कंसर्न, तो आरओ क्या है रे बेटा? पी क्यू का भाई। नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ वही। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस है, लेकिन इस हाँ केस में आरओ जो है वो पीक्यू का रिवर्स है, ठीक है ना? हाँ सर। तो जब पीक्यू का रिवर्स है तो वही कहानी होगा, बस नेगेटिव हो जाएगा। नहीं बस वही। हाँ अब इसके आगे की कहानी तो तुम थे तभी हम इसके इसके आगे वाली कहानी पता है ना? हाँ हाँ यानी कि ये वाली कहानी, हाँ तो बस यही कहानी तो हमने छाप दिया है, देख लो। अब एम निकाल लिया है, एम वेक्टर। इन चारों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ ठीक है? तो चलो हाँ हम सर। नाम दे देते हैं सबका अलग अलग नाम। 11 बच्चों में से अनुराग, पायल, प्रसाद, ये तुम लोग 3 लोग इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अनुराग, पायल, प्रसाद इस फॉर्मूले का यूज करोगे। उसके बाद प्रथमेश, प्रतीक और साक्षी, प्रथमेश, प्रतीक और साक्षी तुम लोग इस फॉर्मूले का यूज करोगे। सूरज गोड्स नहीं, शंभूराज गोडसे, अरे बड़का नहीं रहा है यार, अरे शंभूराज गोडसे और सूरज निम्भालकर, अरे यार कहीं जाम हो गया। तुम दोनों इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। हो गए 11 बच्चे? 11 बच्चे हो गए तो आगे कैसे बढ़ेगा? और ये चौथे का प्रयोग मैं करूंगा। और मैं अच्छा तुम बढ़ गए, बच गए, चलो तुम मेरे साथ आ जाओ मिस्टर दोरगे। मिस्टर दोरगे एंड मिस्टर शशांक विल फॉलो दी फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है? और सब अपना अपना आंसर मैच करेगा। और कोई बचा? तो हम और दुर्गे आ जाते हैं। तो m का डायरेक्शन निकालते हैं भाई। तो m इज इक्वल टू आई कितना है भाई? 2। अब हम लोग आर की चर्चा कर ले, तो आई जे के। आर किधर गया रे? आर कितना है? 0 -3 और 0। आर सॉरी, आर नहीं है, क्यू आर है यार, दत्त तेरी क्यू आर है, गड़बड़ हो गया। दिस इज क्यू आर। तो m इज इक्वल टू 2 क्यू आर। हम किसको करें? चौथे फॉर्मूले को ना। चौथा फॉर्मूला कौन है? आर ओ पी है, ठीक है। अगर हम सही थे, हम फिर गड़बड़ लिख दिए। ओहो, कब तक गलती हम लिखते रहेंगे। आर ओ क्रॉस ओपी। तो 2 आर ओ कौन है? आई जे के। आर ओ 0 -3 0। आर ओ पी। ओपी कौन है? ओपी ये है। तो ओपी कितना? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? cos 30 की वैल्यू, √3/2। हाँ वाह भाई वाह। तो √3/2 0 और sin 30, 1/2। तो 2 इंटू आई को सॉल्व कर ले, तो आई का रो आई का कॉलम छिपा दिया, तो ये और ये 0 हो गया। 0 आई क्या माइनस जे को सॉल्व कर ले, तो जे का रो जे का कॉलम छिपा दिया, तो ये और ये 0 प्लस के को सॉल्व कर ले,
तो के का रो के का कॉलम छिपा दिया, तो ये और ये जीरो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3√3/2। तो ये और 2 कैंसिल, तो 3√3 के कैप इज द आंसर। लेकिन ये आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है दुर्गे? वो आई का कॉलम छिपा दिया तो 0 माइनस माइनस 3/2 होगा। हाँ इसलिए, हाँ सही कह रहे हो, हमने आई गलत सॉल्व किया। थैंक यू बेटा, आई हमने गलत सॉल्व किया। तुम लोग कर लिए ना आखिर? जी। आए? हाँ। हाँ तो तुम लोग कर लिए, तो सबने अपना अपना आंसर ला लिया, तो सब अपना अपना आंसर बोलेगा, ठीक है? और तुम लोग देखोगे सबके आंसर सेम आएंगे, एक्टर वेक्टर के साथ, एकदम नो इश्यू। तो ग्रुप 1 सबने सॉल्व कर लिया, तो चल भाई ग्रुप 1 तू बता कितना आंसर आया ग्रुप 1 तेरा? हेलो, ग्रुप 1 कितना आंसर आया है? -3 I कैप -3 I कैप प्लस 3√3 K कैप। 0 J कैप हाँ प्लस 3√3 K कैप। ग्रुप 2 तू बता कितना आया आंसर? ग्रुप 2 में कौन कौन था? हैं? ग्रुप 2 में कौन कौन था बोलो? इसका भी यही आएगा आंसर। ग्रुप 1 में कौन, ग्रुप 3 में कौन था? तुम लोग यार मुंह बंद रखते हो। दोरगे बेटा तू बता, तू मेरे ग्रुप में था, कितना आया आंसर? हम तो सॉल्व ही नहीं कर पाए, आलस आ गया, जगह भी कम था। ये आ गया। यही आया है ना? तो देख लिया तुम लोगों ने, कोई भी फॉर्मूला यूज करो द आंसर विल बी रिमेन सेम, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले एक ही थे। क्लियर है? अब इसमें कोई कहे तुमसे कि एम वेक्टर की मॉड बता दो, तो एम वेक्टर की मॉड कैसे निकालेंगे रे बेटा? एम वेक्टर की मॉड दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक IA लगा लो सीधे, इंटू एन लगा लो, और या इसको सॉल्व कर दो। तो पहले IA निकाल के देख लेते हैं। तो I कितना था? 2, और A कितना हो गया इसका? 3 हुआ ना बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, नहीं समझ में आई बात? लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया? 3 ना? तो ये हो गया इंटू 3। नंबर ऑफ टर्न्स 1, कुल कितना हो गया? 6। और अगर इस वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से निकालते हैं तो अंडर रूट 3√3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, 27 प्लस 3 तिहाई 9, 27 और 9 36, 36 और 36 का रूट 6 6 मी चांगला आहे तो हाँ चांगलं समझ में आई बात? क्लियर है? अब एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन दें, ठीक है? आगे बढ़े इसी क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन सुनो। फाइंड angle between m vector and question number 1 x axis, question number 2 y axis, question number 3 z axis। इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने?
क्वेश्चन लिख लिया बेटा? हाँ 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 चलो अब इस पे आते हैं। तो देखो इसको ऐसे घुमाते हैं तो इसका m बाहर को आएगा, यहां से बाहर को, है ना, यहां से बाहर को आएगा। लाल लाल बड़ा बढ़िया झटका दिख रहा है। और ये ये है m परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नहीं बात समझ? यही है तुम्हारा m जो तुम लोगों ने निकाला था। क्लियर है कि नहीं? समझ में आई बात सबको? क्लियर है बेटा? हेलो? हाँ हाँ। अब यहाँ पे तुम लोग को हम बता दें, यहाँ m का कतई मतलब नहीं है वो x एक्सिस के पैरेलल है, याद रखना। m का कतई मतलब है ही नहीं कि वो x एक्सिस के पैरेलल है। ये अपने दिमाग से निकाल लो, एकदम निकाल लो, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। बस m जो है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा और इस दिशा में होगा। 3D और 2D आपस में बन जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है समझने में। ठीक है? कोई डाउट? तो देखो, ध्यान से देखो, तो इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो इस लाइन पे भी तो परपेंडिकुलर होगा भाई, कि नहीं होगा? तो इस लाइन पे इसे हम परपेंडिकुलर बना दिए हमने, और ये ऑब्वियसली ये भी m का ही एक दिशा होगा, ये भी m का ही दिशा होगा। बस ये 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होएगा। तो ये कितना बना? ये कितना बना? 60। ये कितना बन गया? 30। तो m जो है ये m रहा और ये z एक्सिस रहा। तो m और z एक्सिस के बीच में कितना एंगल बना रे बेटा? m और z एक्सिस के बीच में कितना एंगल बना? 30 डिग्री बना कि नहीं बना? तो इसका आंसर तो हो गया 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। m और x एक्सिस के बीच में, तो ध्यान से देखो, m तुम्हारा ये है, x एक्सिस ये है, तो m और x के बीच में कितना एंगल बना? कौन बता पाएगा? कुछ ऐसे मान लो ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है, बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं जाएगा, हल्का टेढ़ा कर दिया हो जाएगा, और क्या। एक सीधी लकीर है भाई, ये एक सीधी लकीर है, ये पूरी एक सीधी लकीर है। सीधी लकीर बनाते तो फिगर गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यहां से टेढ़ी बना दी, लेकिन मानो ये सीधी ही है। तो ये कितना एंगल है? ये कितना एंगल है भाई? ये एंगल है 30 की, है जी बेटा। और ये कितने की है? 90 की, हाँ है ना। तो ये कितने की है? 60 60 की। सॉरी। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि x एक्सिस का ये दिशा है और m का ये दिशा है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये होगा मेरा आंसर, दैट इज 120। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ चलो, तो इसका आंसर लिख लेते हैं 120। क्लियर है? अब हम लोग किससे बात करेंगे? y एक्सिस से। जल्दी करो।
तो वाई एक्सिस से कितना आएगा भाई? ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? इस पे भी तो परपेंडिकुलर होगा भाई मेरे, क्योंकि ये भी तो प्लेन का ही हिस्सा है, नहीं है? तो जब ये भी प्लेन का ही हिस्सा है तो वाई एक्सिस से कितना एंगल बना लिया? 90। ऑब्वियसली 90 डिग्री। ठीक, अब तुम लोगों को इसे एक फॉर्मूला बताते हैं, बताएं? क्लियर है? सर 11 बज चुके हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं हुआ है। सर 11:02 हो गए। 11:02 हो गया? हाँ, तो कोई टीचर नहीं आया है लग रहा है। अंदर वो दूसरे सिस्टम पे बैठते हैं ना। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, थैंक यू फॉर टुडे। कल याद रखना इसका दूसरा फॉर्मूला बताएंगे, इसको कहते हैं हाँ सर, डायरेक्शन शाम को प्रोफाइल। पता है। हाँ कल मैंने वही शाम को यार, कल मैंने नेक्स्ट क्लास। हाँ ठीक है, चलो, थैंक यू। क्या साहब सब हैं? अरे यहाँ तो एक जन है, किधर भाग गया सब? एक चीज आपको बताइए, अब यहाँ पे थोड़ा सा बायो और मैथ्स में देखिए क्या आता है। ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे ये नॉर्मल वेक्टर है ना? और सवाल ये है कि इस नॉर्मल वेक्टर का हर अलग अलग एक्सिस से कितना एंगल बनता है। तो जो बायो वाले नहीं है उनको हमने समझाया कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये यहाँ भी नॉर्मल ही होगा, और ये सीधी लकीर हो गई, लकीर कहीं यहाँ जाके मिलेगी, है ना? उसके बाद सबको ये अलग अलग एक्सिस से अलग अलग एंगल निकाल दिया। ये तो होगा बायो वाले। अब मैथ्स वाले को सीधे क्या बता देंगे? डीसी। बायो वाले, लेकिन मैथ वाले भी अभी वेक्टर 3D पढ़ाया, वेक्टर 3D स्टार्ट होगा तब ना पढ़ाएंगे, यानी कुल मिला के वेक्टर लास्ट में स्टार्ट होता है। कुल मिला के हमको डीसी पढ़ाना होगा।
चाहे जितना पढ़ाए वो है ही 2 लाख का